देवगुरु बृहस्पति का ये जो प्रभाव है वो कैसा रहने वाला है? भगवान राम का उदाहरण देता हूँ, क्योंकि कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक आपके चेहरे पे ये बना हुआ है, क्योंकि चेहरा देख के कुंडली बना लेते हैं। तो ये क्या सभी के लिए अच्छा फल होगा? मेष लग्न वालों को खास तौर से किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर बेहद शानदार है। जिन लोगों की राशि और लगन से आपने बताया कि उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा गुरु का ये गोचर, उनको क्या उपाय करना चाहिए? जिनकी भी कुंडली वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनको लेकर क्या संकेत मिलता है? धनु राशि का देश है, बहुत परेशानी में है नेपाल। कलयुग अपने समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि 4 धाम के रास्ते बंद हो जाएंगे, 4 धामों के दर्शन भविष्य में हो पाए या ना हो पाए। अच्छा, इतनी स्थिति खराब हो सकती है? खराब होगी। 9 साल के बाद आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 9 साल के बाद? ये तो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय गवर्न हो रही है वृश्चिक राशि से। 2032 में डॉलर की कीमत 50 रुपए होगी। ब्रिक्स की करेंसी आने वाली है। दुनिया की राजनीति पर ये कैसे रहने वाला है? क्योंकि अमेरिका की कुंडली खराब है, अमेरिका की कुंडली खराब है। जेलेंस्की और पुतिन की कुंडली पे चलते हैं। मकर राशि का आदमी है जेलेंस्की। उसका S-400 लेकर हमने पाकिस्तान को निपटा दिया, लेकिन वो अपने S-400 से यूक्रेन को नहीं निपटा पा रहा। देश की राजनीति पर उच्च के गुरु का गोचर। हिंदुस्तान इस समय गवर्न ही वृश्चिक राशि से हो रहा है। हमारे देश के कुछ बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो वृश्चिक राशि के हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वृश्चिक राशि की पार्टी है। राहुल गांधी के ऊपर वो भी वृश्चिक राशि के। नरेंद्र मोदी उनकी ओरिजिनल कुंडली डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं, ये जो गूगल पे अवेलेबल है मैं उसी की बात कर रही हूं। गूगल पे जो है वो सब गलत डेटा है। ऐसा फर्क पड़ता है कि अगर मान लीजिए किसी की कुंडली का समय अच्छा चल रहा है। मैं अभी मकर राशि पे जैसे ही आऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्यों उनकी राशि के कारण वो आगे बढ़ रहे हैं। कोई पार्टी का प्रेसिडेंट, उसकी कुंडली और दशा सब मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है। जितने बड़े लोग हैं सब अपनी कुंडलियों को छुपा के रखते हैं। क्यों छुपाया जाता है? उसके माध्यम से हम व्यक्ति का नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है पंडित अरविंद तिवारी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। जी नमस्कार गायत्री जी। आज हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में करने वाले हैं बात। अभी 50 दिन और 2026 में पूरे साल देवगुरु बृहस्पति उच्च के रहने वाले हैं। अब सबके मन में खलबली है कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो प्रभाव है वो कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, देवगुरु बृहस्पति हमारे नवग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। ओके। अच्छा, गुरु जब उच्च के होते हैं तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा फल देते हैं। अच्छा, उच्च के और नीच का थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना बेहद ज़रूरी है कि उच्च क्या होता है और नीच क्या होता है। देखिए, जब वो अपने मित्र यानी कर्क राशि में आते हैं, चंद्रमा की राशि में आते हैं, तब वो उच्च के हो जाते हैं। और जैसे ही वो मकर राशि में जाते हैं यानी शनि की राशि में जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो ये नीच और उच्च का खेल है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उच्च का प्लेनेट जब भी होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम बात करें, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, यदि हम उसको बैठने के लिए एक बहुत अच्छा हम सोफ़ा दे दें, हाँ सोफ़ा दे दें या सिंहासन दे दें, तो वो बड़ा खुश होता है कि देखिए मेरे को बहुत अच्छा स्थान मिला। तो उसके काम करने का नज़रिया बदल जाता है। वहीं उसको हम स्टूल पे बिठा दें तो आप देखिएगा कि उसके काम करने का तरीका बदल जाएगा और उसका व्यवहार बहुत हद तक परिवर्तित हो जाता है। यही स्थिति ग्रहों के साथ भी है। यदि गुरु उच्च का है तो आप मान के चलिए वो हमेशा सकारात्मक प्रभाव देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यदि वही गुरु नीच का हो जाता है तो आप मान के चलिए उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ख़राब होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात हमको एक चीज़ और समझने की है, जैसा आपने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरु केवल 50 दिन उच्च के रहने वाले हैं, उसके बाद वो शिफ्ट होंगे। वापस वो रिट्रोगेट होके जेमिनी यानी मिथुन राशि में आएंगे। 18 जनवरी को वापस रिट्रोगेट हो जाएंगे। ओके। अभी 18 अक्टूबर को वो डायरेक्ट होके यानी कर्क राशि में उच्च के होके आगे बढ़े हैं। 18 जनवरी को वापस लौटेंगे, फिर 18 मई तक वो मिथुन में ही रहेंगे, रिट्रोगेट होते रहेंगे। अच्छा। फिर 18 मई के बाद फिर वो उच्च के होके 18 नवंबर तक कर्क राशि में चलते रहेंगे। तो इस तरह से 9 साल में 12 राशियां वो चलेंगे, जिसके कारण गुरु को इस बार कहा जा रहा है कि वो अतिचारी हैं। अतिचारी हैं। हाँ। अति का मतलब फास्ट, चारी का मतलब चलने वाला। फास्ट स्पीड में चल रहे हैं। तो आप देखिए उसका देश दुनिया पर अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, आपने कहा कि उच्च के होने वाले हैं, तो वो उच्च के हो गए हैं। हाँ, उच्च के हो गए हैं जी, कुछ दिन तक के लिए। उसके बाद फिर 2026 में होंगे। तो
इन 50 दिनों में भी कैसा असर रहने वाला है? मतलब जैसे कि आपने कहा कि उच्च के हो गए तो अच्छा ही फल देंगे, तो ये क्या सभी के लिए अच्छा फल होगा या किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये कुंडली के हिसाब से निर्धारित होता है कि जातक के ऊपर उसका सकारात्मक यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अच्छा उदाहरण के तौर पर हम किसी एक कुंडली की बात कर लेते जी। हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली है, चूंकि हमारे यहाँ जो कुंडलियाँ होती हैं वो 1 से 12 नंबर के लग्न तक ही मानी जाती हैं, या मेष लग्न से 12 मीन लग्न तक आप ले लीजिए। जैसे हम राशियों पे भी बात करते हैं, हाँ। ठीक, अपन एक बात करते हैं, तो मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में गुरु 9th हाउस का ओनर होता है। 9th हाउस यानी भाग्य स्थान का ओनर होता है। मेष लग्न में वो ट्रांजिट कहाँ करेगा? 4th हाउस। 4th हाउस में। तो 9th का ओनर 4th में जाएगा तो तंग करेगा। अच्छा। अब आप देखिए, भाग्य स्थान का स्वामी यदि 4th भाव में चला जाएगा, हाउस ऑफ हर्डल्स कहते हैं हम लोग, बाधाओं का भाव, सुख में कमी लाने का भाव। अच्छा, गुरु के बारे में एक और मैं चीज हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गुरु ग्रह जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की हमेशा हानि करते हैं, वो तंग करते हैं। जिस स्थान को वो देखते हैं उसको हमेशा लाभ देते हैं। अच्छा। तो वो कर्क राशि में मेष लग्न में बैठेगा, लेकिन कर्म स्थान में उन्नति देगा, वो 7th हाउस को देखेगा। ओके। तो वो क्या करेगा? आपके कामकाज को आगे बढ़ा देगा। बट वो आपके व्यय भाव को भी देख रहा है, बट वो आपके अष्टम भाव को भी देख रहा है, तो दुर्घटनाएं बहुत कराएगा। मेष लगन वालों की बात करें, मेष लगन वालों की जी, आप इसको मेष राशि के साथ भी जोड़ सकते हैं। लग्न और राशि में थोड़ा सा फर्क इतना हो जाता है कि लग्न में हम बिल्कुल एक पिन पॉइंट किसी भी तरह से हम एक प्रेडिक्शन को बता सकते हैं, बट राशि में क्या होता है, एक जन साधारण के लिए होता है कि वो सभी राशियों पे, जिसको नहीं पता, हाँ नहीं पता, उन्होंने कहा भैया हमारी तो मेष राशि है। हाँ। अब बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि उनकी राशि है कि कौन सी है। राशि कौन सी है। अच्छा, पहले के ज़माने में क्या होता था, आज से तो कोई 30 साल पहले 40 साल पहले ना कोई समय नोट करता था। हाँ। उन्होंने कहा भैया वो पैदा हुए थे शाम के समय था, हाँ। और शाम का समय था जब गाय घर में आ रही थी, सांझ की वेला थी, हम लोग प्रदोष काल भी कह लेते हैं उसको कई बार। तो अब क्या करोगे? वहाँ हम जैसे एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि चेहरा देख के कुंडली बना लेते हैं कि भाई ऐसे मान लीजिए आपके पास आपका टाइम नहीं मालूम है, तो फिर हम आपके टाइम को आपके चेहरे से करेक्ट कर देते हैं कि भाई आपके चेहरे पे ये बना हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और इसी के साथ साथ गायत्री जी मैं बताता चलता हूँ कि जात हमारे दर्शक सोचेंगे चेहरे से कैसे होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में एक सामुद्रिक शास्त्र है जिसमें शरीर के लक्षणों को देखकर कुंडली बनाई जाती है। ये बहुत प्राचीन काल है। तो उसी आधार पे चेहरे से हम लोग या हाथ के रेखाओं से हम ये पता लगा लेते हैं कि आखिरकार आपकी कुंडली किस समय की है। तो उससे पता लग जाता है कि आपका लग्न क्या है। तो जैसे मैंने मेष लग्न की बात की कि मेष लग्न में गुरु का जो ट्रांजिट है वो 4th भाव में होगा, तो कर्म को आगे बढ़ाएगा, बट खर्च को भी बढ़ाएगा, साथ साथ हेल्थ इश्यूज पैदा होंगे और वाहन दुर्घटना हो सकती है। तो मेष लग्न वालों को खास तौर से थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ओके। अगले लगन पे अगर हम आए तो अब मैं 12 लग्न पूरे बता देता हूँ। अब मैं बात कर राशि और दोनों से जोड़ के बता देता हूँ। तो वृषभ लग्न की हम बात कर लेते हैं, या वृषभ राशि जिसको भी आप कर लें, लेकिन प्रभाव लगभग वैसा ही पड़ेगा जैसा लग्न और राशि के ऊपर है। तो मैं बात करूं वृषभ लग्न या वृषभ राशि की, तो वृषभ लग्न से गुरु जो है वो 3rd हाउस में जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से वृषभ राशि से भी गुरु का गोचर जो है वो 3रे भाव में होगा, क्योंकि पराक्रम भाव कहा जाता है जी। सबसे शानदार स्थिति है वृषभ राशि वाले जातकों की। अच्छा। वृषभ राशि वाले जातक जिनकी भी कुंडली वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, वो अगले 50 दिनों तक उनको इससे अच्छा समय नहीं मिल सकता। अच्छा। हालांकि वृषभ लग्न के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो राशि भी आप उसको जोड़ के देख ले, वो थोड़ा सा लेजी होते हैं, सोते बहुत हैं। अच्छा। जब भी उनको रिलैक्स करने का मौका मिलता है तो वो चद्दर तान के सो जाते हैं और अपने अच्छे समय को खो देते हैं। तो मैं गायत्री शर्मा पॉडकास्ट के जरिए हमारे जो वृषभ लग्न और राशि के जातक है उनको बताना चाहूँगा कि भैया सो मत, 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत कर लो और इस समय का सदुपयोग कर लो। तो 3rd हाउस में बैठेगा तो सीधा आपके भाग्य में उन्नति करेगा। स्थान परिवर्तन यदि आपको करने का मौका मिल रहा है तो तुरंत कर लेना चाहिए। आप स्थान परिवर्तन कर लीजिए, आपका भाग्य बहुत तेजी से चलेगा। अच्छा, 3rd हाउस में बैठने के कारण क्या होगा, वो आपको
उच्च की आय भी कराएगा। यदि आपके पास पैसे नहीं है, रुका हुआ पैसा है, तो आपको तुरंत मिलेगा, ओह, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाएगा। ओह, यदि आप सेपरेशन में घूम रहे हैं तो आप वापस से फिर से यूनाइटेड हो अच्छा। जाएंगे। और यदि आपकी लव लाइफ बहुत खराब चल रही है तो वो बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा। तो अगले 50 दिनों में आपको कोई साथी नहीं मिला है तो ढूंढ लीजिए। अच्छा मौका है। अच्छा मौका है। और इस समय एक और कमाल की चीज है, हाँ। वृषभ राशि का जो स्वामी ग्रह है शुक्र, वो इस समय कन्या में ट्रांजिट कर रहा है और अभी 2 तारीख को वो ट्रांजिट करेगा शुक्र में, यानी शुक्र की तुला राशि, तुला में। तो आप देखिए कि तुला का स्वामी शुक्र 28 दिन तक पड़ा रहेगा। तो भैया प्रेम संबंधों को मजबूत करना है तो कर डालो आप। हाँ, गुरु भी मददगार है और शुक्र भी मददगार है। हाँ। तो वृषभ राशि वाले आपकी तो बल्ले बल्ले है। अब अगली राशि और लग्न पे बात कर लेते हैं, जो कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि। मिथुन लग्न से ये द्वितीय भाव में ट्रांजिट कर रहा है गुरु, और उच्चगा होकर द्वितीय भाव में बैठना गुरु का बहुत शुभ माना जाता है। हम लोग इसको एक प्रकार से रोचक योग के रूप में भी लेते हैं। सेकंड हाउस का जुपिटर जो है घर परिवार में बहुत ज़्यादा उन्नति देता है। यदि आप अदालती मुकदमेबाजी या किसी भी ऐसी चीज़ में पड़े हुए हैं तो मुझे लगता है इनसे आपको दूरी होगी, कम होंगे ये। और इस यदि आप मुकदमे नहीं जीत पा रहे तो इस समय लगा दीजिए, ज़रूर आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन वो आपकी कुंडली में 8वें भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो आपको वाहन दुर्घटनाओं से बचना पड़ेगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना रोज एक्सीडेंट होंगे आपके। तो आपको बचना पड़ेगा मिथुन राशि वालों को। लेकिन साथ ही साथ वो आपके कर्म स्थान को देख रहा है, तो आपके कर्म को उच्चतम स्तर पर ले जाएगा। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर बेहद शानदार है। आपके जीवन का ये बहुत बेहतर समय है। अच्छा, मिथुन लग्न और मिथुन राशि में गुरु जो है सप्तम और द्वादश भाव, दशम भाव का कारक है। तो आपके लव लाइफ के जो संबंध होंगे बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि गुरु उस हाउस का ओनर है, उच्च का होके बैठा है। आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह कराएगा। क्योंकि हम लोग मिथुन लग्न और मिथुन राशि में सेकंड हाउस को अष्टम भाव भी कहते हैं। आपकी पत्नी के लिए वो थोड़ा सा कमजोर होगा यदि आप विवाहित हैं, या आपका पार्टनर है तो उनके लिए थोड़ा कमजोर होगा। उनमें उनके हेल्थ इश्यूज थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने पार्टनर को थोड़ा सा आप सहेज कर रखेंगे। आज के दौर में अच्छा पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल काम है, तो थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को भी सहेज कर रखें ताकि वो आपके साथ हमेशा चल सके। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन आपको वो उच्च की आय कराएंगे, उच्च का काम कराएंगे, तो इस समय का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि की। तो कर्क लग्न तो उच्च के होकर बैठे हैं, तो कर्क लग्न में उच्च के होकर बैठे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक बहुत सुंदर सा उदाहरण देता हूँ, भगवान राम का उदाहरण देता हूँ, क्योंकि कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक थे। तो आप देखिए कि उच्च का गुरु उनके जन्मस्थ था जब पैदा हुए थे। सेहत को थोड़ा सा कमजोर करता है वो। कर्क राशि में बैठा है तो स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमजोर करेगा, मानसिक तनाव देगा। लेकिन वो देख बहुत शानदार जगह रहा है। पंचम भाव पिता को उन्नति कराएगा, संतान को उन्नति कराएगा। आपका बॉस हमेशा आपसे खुश रहेगा, जो आपका राजा होगा, या आप कहीं भी आप खुद राजा हैं तो आपकी जो प्रजा है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, आप उसको ऐसे मान लीजिए। हमारे यहाँ भी कर्क लग्न की कोई बड़ी कुंडली नहीं है जो कि हिंदुस्तान में बहुत हायर पोजीशन पे हो, क्योंकि हिंदुस्तान इस समय गवर्न ही वृश्चिक राशि से हो रहा है। तो मैं जब वृश्चिक राशि पे आऊँगा तब आपको बताऊँगा कि कौन कौन लोग ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। लेकिन आप देखिए कि वो पंचम भाव को देखेगा तो संतान आपकी बहुत सुंदर होगी, यदि नहीं है तो होने वाली है। एजुकेशन में बहुत फ़ायदा देगा उच्च का गुरु कर्क राशि वालों को। यदि आप कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। हायर पोजीशन का यूपीएससी, पीएससी, स्टेट सर्विसेज दे रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र में जा रहे हैं, तो यदि आप इन 50 दिनों में कंपटीशन दे रहे हैं तो ज़रूर सफल होंगे। अच्छा, वो सप्तम भाव को भी देख रहा है, आपका विवाह भी कराएगा। यदि आप अविवाहित हैं, लव लाइफ भी आपकी बहुत बढ़िया करेगा वो। और साथ ही साथ जो है आपके यदि पत्नी है, प्रेमिका है,
या प्रेमी हैं तो उनको वो हमेशा बहुत खुश रखेगा। तो यदि वो आपसे बहुत दिनों से नाराज हैं तो आप मान के चलिए कि वो आपसे बहुत खुश होने वाले हैं। अच्छा। अच्छा, 9th हाउस को भी देख रहा है, भाग्य स्थान को भी। वहाँ भी तो वृद्धि हाँ, धर्म कर्म में खूब रुचि पैदा करेगा, भाग्य में उन्नति करेगा, खूब सारी ट्रेवल्स करेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए ये सारी चीज़ें हैं, बस सेहत का ध्यान रखना है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि सारी चीज़ें ठीक हो सकें। अगली राशि आती है सिंह, या सिंह लग्न की हम बात करते हैं। हाँ। जिनके लिए सबसे ज़्यादा कमज़ोर है ये, ओ। क्योंकि सिंह लग्न से 12वां है। हाँ। 12वां गुरु सबसे खराब होता है क्योंकि वो छठे भाव को देखता है। सबसे पहले सेहत, रोग और आपके दुश्मनों की संख्या कई गुना बढ़ा देगा। अच्छा। हो सकता है कि आपको गंभीर रोगों का शिकार होना पड़े, माने आपको सीरियस बीमारी हो सकती है, या कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जो पहले कभी आपको हुई हो वापस लौट के आ जाए। इस तरह हो सकती है। दूसरा, वो आपके विरोधियों की संख्या बढ़ाएगा, तो आपके काम करने में जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन है सारे पैदा करेगा। अच्छा, दूसरा, वो अष्टम भाव को भी देखता है क्योंकि 9th दृष्टि से देख रहा है। वाहन दुर्घटनाएं, गाड़ी से चोट लगना, आप किसी को भी चोट लगा सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकते हैं, या खान पान में गड़बड़ी सबसे ज़्यादा होती है। आदमी इस समय अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण लीवर इन फंक्शनिंग हो जाता है, और दूसरा आपको किडनी और किडनी से जुड़ी हुई परेशानियां पैदा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत होती हैं, तो हमको उस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। तो सिंह राशि और सिंह लगन वालों, खान पान पे ध्यान दो, रोगों से बचो। अच्छा, 12वें भाव में बैठा है तो मन को डिस्टर्ब करता है, इतना मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसा लगता है कि बस किसी से जाके लड़ लो। अच्छा। लड़ लें हम। तो ये इस समय सिंह लग्न और सिंह राशि वाले बहुत तो आप परेशान। सलाह दे रहे लड़ लीजिए। नहीं, मैं ये कहूँगा कि लड़े नहीं। अच्छा। हमारे इस पॉडकास्ट का यदि थोड़ा बहुत भी लाभ उठाना है तो लड़िएगा मत। आप इस समय जितना शांत रह सकते हैं उतना शांत रहिए, क्योंकि आपकी अपने पार्टनर से भी नहीं बनेगी। आप वैवाहिक संबंधों में हैं तो पार्टनर से नहीं बनेगी। यदि प्रेम संबंधों में तो हो सकता है वो पार्टनर आपको छोड़ दे, फिर जब वो जेमिनी में जुपिटर ट्रांजिट करेगा तब वो वापस आ जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप देखिए कि सिंह राशि वाले वैसे भी बेचारे गुरु से तो परेशान हैं ही, शनि का ढैया भी चल रहा है, अष्टम शनि है तो बहुत तंग कर रहा है। केतु आपकी राशि में बैठा हुआ है, मानसिक तनाव दे रहा है। सप्तम भाव में राहु बैठा है, इस समय चारों तरफ से सिंह राशि परेशान है। सूर्य के स्वामित्व की राशि है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। गुरु ने और तंग कर दिया। तो गायत्री जी, कुल मिला के यदि कहा जाए तो सिंह राशि वाले सबसे ज़्यादा परेशान हैं। बात करते हैं हम कन्या लग्न, कन्या राशि की। तो कन्या लग्न से इस समय जुपिटर 11th हाउस में, कर्क राशि में उच्च का होगा। आप देखिए, चौथे और सप्तम भाव का कारक होता है कन्या राशि और कन्या लग्न में, बहुत ज़बरदस्त होता है। सुख में वृद्धि। अच्छा। माता, आपकी मदर की यदि सेहत खराब है या अपनी माँ से आपके संबंध ठीक नहीं तो इस दौरान जरूर ठीक होंगे। अच्छा। दूसरा, एकादश भाव में बैठ के पंचम भाव में देख रहा है, तो आप शिक्षा, प्रतियोगिता, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर सफल होंगे। यदि आपका बॉस आपसे नाराज है तो वो इस दौरान बहुत खुश होगा आपसे। अच्छा। नहीं भाई, बहुत अच्छा, इन्होंने भले ही अच्छा काम नहीं किया लेकिन वो अपने श्रीमुख से जरूर कहेगा कि भाई ये जो है ये सबसे अच्छा काम करने वाला है। इसके बाद आप देखिए कि उसकी जो दृष्टि है वो 9th दृष्टि जो है 7th हाउस पे भी है। हाउस ऑफ रिलेशनशिप बहुत मजबूत, विवाह कराएगा। अविवाहित हैं तो विवाह कराएगा, रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो आपके रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे करा देगा। अच्छा। बहुत अच्छे करा देगा। प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पार्टनरशिप, व्यावसायिक संबंध जिसको हम कहते हैं, वो भी बढ़िया हो जाएंगे। तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की तो बल्ले बल्ले, बिल्कुल बहुत शानदार स्थिति है। बहुत लाभ उठाइए। ये दोबारा गुरु नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले 13 महीने के बाद जब वो सिंह में पहुंचेगा तो आप तंग हो जाओगे, क्योंकि उसके रिजल्ट एडवर्स आएंगे वहां से। अच्छा। तो अभी से आप उसका फायदा लाभ उठा लें आप। अब बात करते हैं हम तुला लग्न या तुला राशि की। तो तुला लग्न में जुपिटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वो, कर्क राशि में उच्च का हो गया। तो तुला लग्न वालों का कर्म बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर के रिजल्ट बहुत कमाल के। कामकाज बहुत बढ़िया होगा। अभी तक आप परेशान थे तो परेशानी दूर होगी। अच्छा, गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ रही है तो अचानक धन मिलेगा।
परिवार में कोई परेशानी थी तो वो परेशानी आपकी दूर होने लगेगी। मुकदमेबाजी अदालती कामों में आप यदि परेशान थे तो वो परेशानी जो है आपकी दूर होने जा रही है। अच्छा, 7वीं दृष्टि से वो सब चौथे भाव को देख रहा है, तो यदि आप प्रॉपर्टी शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत शानदार है, तो वो आपको दिलाएगा, उसमें लाभ देगा। परंतु समस्या उसमें यह है कि वो छठे भाव को देख रहा है, तो सेहत आपकी कमज़ोर करेगा। सेहत के लिए ठीक नहीं है वो, तो स्वास्थ्य में ध्यान रखिए। शत्रुओं को थोड़ा बढ़ा सकता है। विदेश यात्रा वो करा सकता है। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, कहीं आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा है, तो इस समय आप कोशिश कर लें, वीज़ा के लिए अप्लाई करें, ट्राई करें, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो तुला राशि में उसके ये रिजल्ट थे। तो मैं वृश्चिक राशि के बारे में आपको बताने से पहले बताना चाहूँगा, हमारे देश के कुछ बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो वृश्चिक राशि के हैं। सबसे पहला नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी का। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वृश्चिक राशि के हैं। तो आप देखिए कि पिछले 18 मई से वो बेहद परेशान थे, जब गुरु ट्रांजिट में था, मिथुन राशि में, जेमिनी में था। अच्छा। बेहद परेशान थे, और अब जो है वो आप देखिए कि वापस भाग्य स्थान में आ गया है। तो आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप रोज तारीफ कर रहा है, वरना डोनाल्ड ट्रंप रोज बुराई करता था। नरेंद्र मोदी मेरे भाई हैं, शांति के दूत हैं, सारा कुछ है। और आप देखिए कि इसी जुपिटर के ट्रांजिट के दौरान भारत का और अमेरिका का जो ट्रेड का प्रॉब्लम है, जो टैरिफ जो लगा हुआ है, वो भी सॉल्व होने वाला है। वो भारत की कुंडली से गवर्न हो रहा है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अच्छा। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वर्किंग हैंड उन्हीं के पास है, तो उनकी कुंडली ठीक हो रही है, तो आप देखिए कि बहुत लाभ होगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी भी वृश्चिक राशि की पार्टी है। अच्छा। मिथुन लग्न वृश्चिक राशि है, तो भाग्य स्थान में इस समय चंद्रमा चल रहा है, तो जितने इलेक्शन होंगे भारतीय जनता पार्टी सब में जीतेगी। आप कोई भी इलेक्शन अभी 18 जनवरी तक आप देख लीजिए, उसमें सब में सक्सेस मिल रहा है। तो बिहार इलेक्शन आने वाला है, रिजल्ट आप देखेंगे, एनडीए की सरकार आसानी से बनेगी। अच्छा। और जिसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी होगी, ये आपके पॉडकास्ट पे मेरी भविष्यवाणी है। हाँ, 80 सीटों के साथ। आप इसको एक्सक्लूसिव जिस दिन आए तो उस दिन चलाइएगा, तो पंडित जी ने जो है प्रेडिक्ट किया था। तो 80+ सीटें बीजेपी को मिलना चाहिए, सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, और बिहार में एनडीए लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आएगी। हाँ, बहुत अच्छी तरह से सरकार बनाएगी। तो वृश्चिक राशि। फिर आप आइए राहुल गांधी के ऊपर, वो भी वृश्चिक राशि के, स्कॉर्पियो है। जिस दिन 18 अक्टूबर से आया, देखिए आप उनका व्यवहार कितना शांत है, वरना एग्रेसिव होकर घूम रहे थे। अच्छा। आप देखिए पिछले 3 महीने में बिहार में उन्होंने। तो ये बताइए ना, जो आपने कहा नरेंद्र मोदी, उनका वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन है उनका। नहीं, लग्न वृश्चिक नहीं है, राशि वृश्चिक है, लग्न कुछ और है, क्योंकि मैं यहाँ उनकी ओरिजिनल कुंडली डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं, ये जो गूगल पे अवेलेबल है मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैं गूगल पे जो है वो सब गलत डेटा है, मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। ओह माय गॉड। अच्छा, तो वृश्चिक राशि है, राशि वृश्चिक, तो उनके लिए बेहतर हो रहा है, बहुत शानदार। तो ये राहुल गांधी की भी आप बता रहे हैं कि राशि जो है वृश्चिक है, फिर उनके लिए गलत कैसे? राहुल गांधी मिथुन लग्न के जातक है। अच्छा। अनप्रेडिक्टेबल है। मिथुन लग्न में 2nd हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट है, जो कि 8th हाउस की तरफ देख रहा है। 7वीं दृष्टि से 8वें भाव की तरफ देख रहा है, जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके। दूसरा, आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस उनके हाथ से गवर्न नहीं हो रही है, वो गवर्न हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ से, क्योंकि प्रेसिडेंट वो है, वो सिंह राशि के हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में जितने चुनाव होंगे कांग्रेस बहुत अब सबसे खराब प्रदर्शन करेगी। अच्छा। मुझे तो ये एडवाइस उनको किसी ने किया नहीं होगा। अब ज्योतिष में समस्या है तो समाधान है हमेशा। ज्योतिष डराने का विषय नहीं है, ज्योतिष केवल एक आपको टॉर्च से रास्ता बताता है कि ये रास्ता, इस रास्ते पे आप चले। मतलब ऐसा फर्क पड़ता है कि अगर मान लीजिए किसी की कुंडली का समय अच्छा चल रहा है, तो वो अगर किसी पार्टी को रूल करता है, मतलब या कोई पार्टी का प्रेसिडेंट, उसकी कुंडली और दशा सब मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है। आप उदाहरण के तौर पे हम बात करें, इवन कोई पोजीशन भी, जैसे बिल्कुल मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया। आप अभी से 18 अक्टूबर से 18 जनवरी के बीच का टाइम आप देखिए, पूरे लगभग 90 दिनों का टाइम है। लोग 50 दिन कह रहे हैं, पर हम लोग चूंकि नासा के एफएमआरईज को पढ़ते हैं, तो उससे हम रोज पोजीशनिंग देखते हैं प्लेनेट की कि कहाँ पर है।
हम उसको उससे नहीं पढ़ेंगे कि किसी पंचांग में ये दिया हुआ है। चूँकि मैं रोज राशिफल लिखता हूँ तो मैं बिल्कुल सटीक लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को प्लेनेटरी पोजीशन मालूम है हर राशि की। तो मैं जो राशिफल लिखूंगा वो उसमें से एक पंचिंग वर्ड हर राशि के लिए ज़रूर होगा, क्योंकि वो मैं जानता हूँ कि क्या किस राशि वालों के लिए क्या बेहतर है। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो वही चीज़ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लागू हो रही है, लेकिन राहुल गांधी के लिए अप्लाई नहीं हो रही है। कारण दोनों के लग्न में फ़र्क है। अच्छा, बीजेपी को जो इस समय रूल कर रहे हैं वो जेपी नड्डा साहब हैं। मैं अभी मकर राशि में जैसे ही आऊँगा तो आपको बताऊंगा कि क्यों उनकी राशि के कारण वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। तो एक चीज़ और दो चीज़ें और रह गई हैं वृश्चिक राशि में। हमारे यहाँ एक और वृश्चिक राशि की जातक हैं, वो हैं प्रियंका गांधी। अच्छा। वो भी स्कॉर्पियो हैं, बट उनका लग्न अलग है, धनु लगन की जातक है। मैं अब जब अगली राशि के बारे में बात करूंगा तो थोड़ा उनकी भी कुंडली में बताऊंगा। तो आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सबसे शानदार समय है, क्योंकि भाग्य स्थान में जब उच्च का चंद्रमा जो कि पंचमेश होता है, यानी राजनीति का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा नहीं, राजनीति का कारक ग्रह पंचम भाव होता है। okay. तो आप देखिए कि वो पंचम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में कर्क राशि में यानी चंद्रमा की राशि में जब उच्च का होता है तो वो टाइम पीरियड बहुत उच्च का होता है। तो आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का जो समय है, आप कभी अलग से भी प्रोग्राम करना चाहेंगे तो हम लोग अलग से भी बात कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का जो बढ़िया समय है, तो आप देखेंगे कि अभी से लेकर 18 जनवरी और फिर अगले साल 18 मई से 18 नवंबर, ये उनके जीवन में बहुत शानदार समय आने वाला है। अच्छा। तो इसमें वो बहुत सारी चीज़ों में उन्नति करेंगे। हाँ, तो ये टाइम पीरियड है। लेकिन राहुल जी की कुंडली में चूँकि चंद्रमा थोड़ा पीड़ित है, कमज़ोर है, अनप्रिडिक्टेबल है, वो फोकस नहीं होने देता। अभी आप देखिए गुरु के अच्छे होने के बावजूद वो जा नहीं रहे। अच्छा। चूँकि उनको लग रहा है कि जो उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं उनमें से पिछले बार जो 19 सीटें वो जीते थे, उतनी वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इस पे भी उनको संशय, चूँकि उम्मीदवार ही नहीं मिले। मैंने अपने फेसबुक पे लिखा था, एक के फैक्टर है, उससे उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। अच्छा। तो वो के फैक्टर के बारे में हम कभी चर्चा करेंगे आपके साथ बैठ के। तो वृश्चिक राशि वाले जातक, प्रियंका जी की कुंडली की बात कर लेते हैं। धनु लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। तो धनु लग्न में कर्क राशि जो है अष्टम भाव की राशि, यानी गुरु कहाँ बैठ गया, लग्नेश अष्टम में चला गया। तो अष्टम भाव में जाने से उनकी सेहत खराब होगी, फ्लक्चुएट होगी कुंडली। क्योंकि जब मास्टर प्लेनेट 8th हाउस में जाता है तो तंग करता है, वहाँ से बैठ के वो 2nd हाउस को देख जरूर रहा है। तो घर परिवार में सुख शांति समृद्धि रहेगी, धन आएगा उनके पास। वहीं वो 4थे भाव को देखेगा, माने उनकी मदर के हाउस को देखेगा, तो माँ को तंग करेगा। माने माँ की कुंडली सेहत जो है उनकी कुंडली के कारण कमज़ोर डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमको वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमारे देश में इस समय वृश्चिक राशि बिल्कुल प्रबलता से है, और तो जितने वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन लग्न के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि लगन गलत ना हो। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि से अष्टम भाव में है, तो धनु राशि के लिए जुपिटर का ट्रांजिट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा। क्योंकि लग्न और राशि का स्वामी ग्रह है गुरु, जिसका अष्टम भाव में बैठना कतई ठीक नहीं माना जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर होगा, आयु हानि नहीं होगी, आयु लंबी रहेगी, मृत्यु नहीं होगी, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देता है वो। क्योंकि 8th हाउस में बैठ के वो बहुत कष्टकारी हो जाता है। दूसरा, वो व्यय भाव को देखता है, तो खर्च खूब कराएगा। जितने पैसे आपके पास, यदि 1 रुपये 10 रुपये आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए 20 रुपये का खर्च आपके साथ नियत है धनु राशि वालों के लिए। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। खर्च बढ़ाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, परिवार में कष्ट पैदा करेगा, स्वयं को भी कष्ट होगा, साथ साथ माता को भी कष्ट देगा। यदि आप प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या इन तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है उसमें भी आपको वो काफ़ी तंग कर सकता है। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो उस तरह से हमको परेशानियां होंगी, तो वो हमको ध्यान अवॉइड करना है। अब बात कर लेते हैं हम मकर राशि की और मकर लग्न की। तो मैं आपको बता रहा था जेपी नड्डा जी मकर राशि के जातक है। सप्तम भाव में 7th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट सबसे शानदार होता है। अच्छा। हाँ, राशि से सप्तम भाव में बैठ गया, आय को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, पराक्रम को देख रहा है, तो सब चीजें मिल रही हैं। तो आप देखिए उनको कोई रिप्लेस करने वाला आदमी नहीं मिल रहा है बीजेपी में जो उनको रिप्लेस कर सके। तो आप देखिए लगातार अध्यक्ष बने हुए हैं, और उनके नेतृत्व में अभी जितने भी चुनाव होंगे उनमें बीजेपी जीतेगी। और बीजेपी के एक प्रकार से शुभंकर भी हैं।
तो उनके बीजेपी के लिए बहुत शानदार स्थिति है उनकी। तो आप देखिए कि कई मामलों में मकर राशि इस समय बहुत शानदार है। सेहत अच्छी रहेगी, उच्च की आय होगी, आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो जाएगा, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा खूब देगा, मित्रों परिजनों से खूब लाभ देगा, आपको खूब मित्रों से लाभ कराएगा। जो आपके मित्र नहीं भी हैं, शत्रु भी है, वो भी मित्रवत बन जाएंगे। बन जाएंगे, तो बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं एक और शनि के स्वामित्व वाली राशि यानी कुंभ की, जिसके लिए पहले मुझे ये बताइए, आपने मकर बोला, आपने बोला था कि उस राशि की वजह से ही वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी की राशि है वृषभ लग्न और मकर राशि के जातक हैं वो। तो आप देखिए वृषभ लग्न से पराक्रम भाव में है इस समय चंद्रमा। नहीं, इस समय नहीं, आपने कहा इससे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये इस क्या कंसेप्ट? उसके उनके ऊपर दशा इस समय जो चल रही है वो भी गुरु की महादशा है। अच्छा, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। और अभी गुरु उच्च का होके आ गया तो और आगे बढ़ रहे हैं। तो वो लगातार तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट कोई होगा कि नहीं? अभी मुझे दिख नहीं रहा है निकट भविष्य में। अच्छा, तो वो आगे भी बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा सुना था मैंने कि बिहार चुनाव के बाद शायद कुछ परिवर्तन हो, पर मुझे दिसंबर के पहले सप्ताह तक उनके जाने का कोई योग दिखाई नहीं देता। दिसंबर के बाद ही कोई नया अध्यक्ष बनेगा और मुझे लगता है जो भी बनेगा, जिसकी कुंडली बहुत बेहतर होगी वही अध्यक्ष बनेगा। अच्छा, कुंडली से हर चीज का अध्यक्ष मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। देखिए, जब 2013 की बात थी, जब भारतीय जनता पार्टी में कभी ये परंपरा नहीं रही कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी को उन्होंने प्रचार और प्रसार का प्रमुख बनाया, जिसको बनना था लाल कृष्ण आडवाणी जी को। बट आडवाणी जी की कुंडली में उच्च पद के जाने का योग नहीं था, इसलिए वो कभी उच्च पद तक नहीं पहुंच पाए। यानी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तो बने, गृह मंत्री भी बने, लेकिन ना वो राष्ट्रपति बन पाए, ना वो प्रधानमंत्री बन पाए। तो ये कुंडली का योग होता है। अच्छा, मतलब कुंडली देख के आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का। देखिए, 2019 में लोकसभा चुनाव का जो उनका दूसरा टर्म था, जब वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, आप देखिए पहला जो चरण था उस समय उनके ऊपर जो दशा चल रही थी वो केतु की थी। दूसरा चरण जैसे ही आया तो उनके ऊपर बुध की महादशा शुरू हुई। बुध उनकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। तो आप देखिए कितनी सुंदर वाणी से बात करते हैं। अच्छा, बुध 17 साल के लिए उनके ऊपर आया, तो आप देखिए 19 में आया था, तो अभी कितने साल हुए हैं? हम बात कर रहे हैं 2025 में। हाँ। तो अभी कितने हुए? 6 साल हुए हैं। हाँ। तो अभी 11 साल और बाकी है। हाँ, तो वो तो फिर अभी 11 साल और रहेंगे, अभी 11 साल और रहेंगे। अच्छा, तो ये बुध का प्रभाव है। बुध उच्च का हो, जैसे हम गुरु, लेकिन गूगल पे जो कुंडली अवेलेबल है उसके मुताबिक तो उनकी राहु की दशा आने वाली थी। अब देखिए यही बात है ना, क्या होता है कि जितने बड़े लोग हैं सब अपनी कुंडलियों को छुपा के रखते हैं। उसके पीछे का एक कारण और आपको बताता हूँ क्यों छुपाया जाता है। देखिए, कारण ये होता है कि केवल हमको ये पता लग जाए कि कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह मारक है, हम व्यक्ति का नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो जितने बड़े लोग होंगे कोई अपनी कुंडली कभी नहीं बताएगा। अच्छा, इसलिए जो अवेलेबल है वो गलत कुंडलियां, सब गलत कुंडलियां हैं। तो आप मानकर चलिए कि जो है अब लोग प्रिडिक्ट करते हैं, तो प्रिडिक्शन लोगों के अमूमन सफल नहीं हो पाते। हाँ। आप मेरा फेसबुक पेज उठाकर देख लीजिए, मैंने आज तक जितनी पॉलिटिकल भविष्यवाणियां की है सारी सही रही। एक अरविंद केजरीवाल को छोड़ के, चूंकि उनकी कुंडली नहीं मिल रही थी, फिर उनके एक ना उनने छुपा के रखी, तो फिर मैंने उनके ही एक सांसद मित्र से उनसे ले ली मैंने। उनसे जब मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने किसी कारणवश मुझे बुलाया था, क्योंकि वो विवाह करना चाहते थे। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। अच्छा, तो वो समझ गई मैं। तो वो विवाह करना चाहते थे, तो मैंने कहा सर आप एक बार उनकी कुंडली बता दे तो मैं बता दूंगा कि वो आपके लिए किस प्रकार से साबित होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, मैं बता देता हूँ आपको। तो उन्होंने मेरे को बताई, तो फिर मैंने जितने प्रेडिक्शन थे अरविंद केजरीवाल के, इस बार जब इलेक्शन था तो मैंने लिख दिया था बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी से आएगी। तो थंपिंग मेजॉरिटी, क्योंकि आम आदमी गवर्न करती है अरविंद केजरीवाल की कुंडली से। आम आदमी पार्टी जिस तारीख को फॉर्म हुई उस तारीख से वो कभी भी गवर्न नहीं करती है। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें। हमारे यहाँ ज्योतिष में हर चीज़ की भविष्यवाणी के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, लोग पढ़ना नहीं चाहते, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, उस तरफ देखना भी नहीं चाहते। आप प्लेनेट्स के मूवमेंट्स को थोड़ा भी पकड़ेंगे, आप तुरंत बता देंगे इस तारीख को भूकंप इतने बजे आएगा, इस समय आएगा।
तो ये बताया जा सकता है। Okay. दिशा हम उसकी निर्धारित करके बता सकते हैं कहाँ है। भूकंप तो रोज ही आते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हिंदुस्तान, खासतौर से हिंदुस्तान के नेवर में कब आएगा, सुनामी कब आएगी, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये ही ज्योतिष है, इसी का नाम ज्योतिष है कि आप बता सकते हो कि भैया कब होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक ज्योतिष को हर मामले में एक्सपर्टीज उसकी होना चाहिए कि आप केवल कुंडली देख के ही नहीं, आप देश और दुनिया की भौगोलिक परिस्थितियां देख के भी आप बता सकें कि भाई कहाँ क्या होगा। तो मैं बात मकर राशि पे कर रहा था, टॉपिक से हम फिर बाहर हो गए थे, डाइवर्ट हो गए। तो मकर राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। तो मुझे लगता है कि इस समय, मतलब ये 50 दिन और नेक्स्ट 2026 में 18 मई के बाद अपने आप बहुत बेहतर समय रहेगा। बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि की। जी। कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव शत्रुओं का भाव, रोग का भाव, परेशानी का भाव। बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि वो व्यय भाव को भी देखेगा। केवल धन दिलाएगा आपको घर परिवार के माध्यम से, बाकी मानसिक तनाव, परेशानियां खूब कूट कूट कर भरी रहेगी। तो जीवन में कुछ भी बेहतर होने की संभावनाएं कुंभ राशि में दिखाई नहीं देती। तो उनको इन दिनों में ख़ास तौर से बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने आप को थोड़ा ठीक रखें, तो मुझे लगता है कुंभ राशि वाले काफ़ी बेहतर हो पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। अब अंतिम राशि जो कि गुरु की राशि है यानी मीन राशि, हम उसकी बात करते हैं। तो मीन राशि में गुरु पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, सबसे शानदार स्थिति। इस समय शनि जो है वो मीन राशि में जो तंग कर रहा है, राहु जो गुरु आ जाएंगे। गुरु के आने से आपकी कुंडली का सेहत ठीक हो जाएगी, आपका कामकाज ठीक हो जाएगा, आपका बॉस ठीक हो जाएगा और आपको अचानक आय होने लगेगी। अच्छा। हाँ। क्योंकि पंचम भाव में देख के वो आय भाव को देखेगा। तो आय सामान्य तरीके से नहीं होगी लाइजनिंग हुआ, दो लोगों को मीडिएटरशिप हुआ, या उस तरह के काम आप करेंगे तो उससे ज़रूर आपको लाभ होगा। लेकिन ये समय मीन राशि वालों जातकों के लिए सामान्य से बेहतर समय मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा समय है। शनि लगन में है, राहु 12वें भाव में, छठे भाव का केतु बहुत खराब स्थिति है। मंगल इस समय आप सोचिए कि अभी वृश्चिक में ट्रांजिट कर रहा है, भाग्यस्थान में बैठा हुआ है, लेकिन तंग कर रहा है, क्योंकि वो व्यय भाव को देख रहा है, खर्च बहुत करा रहा है। तो गुरु के ट्रांजिट करने से पैसा आपके पास आएगा, खर्च की तुलना में आवक जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो बहुत अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपकी संतान नहीं हुई है तो संतान होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में आप भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसमें रहेगी वो रहेगी कि आप इस दौरान अपने कर्म में, काम काज में, यदि कोई आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर है। आपकी सेहत यदि बहुत दिनों से ख़राब है तो आप अपनी स्वास्थ्य को बेहतर करने के उपाय कर सकते हैं। तो ये 12 लग्न और 12 राशियों के लिए गुरु कैसा रहेगा, तो ये था। तो अगर हम एक लाइन में कहेंगे किन राशियों के लिए अच्छा है, किन राशियों के लिए नुकसानदायक है? सबसे खराब तो केवल धनु और सिंह राशि के लिए। ओके। और सबसे बेहतर? सबसे बेहतर वृषभ और कर्क राशि वालों के लिए। ओके। हाँ, तो ये हम उसको कर सकते हैं। अच्छा अरविंद जी, ये बताइए जिनकी जन्म कुंडली के अंदर पहले से ही गुरु उच्च का बैठा हुआ है, तो उनके लिए गुरु का ये उच्च वाला गोचर कैसे रहने वाला है? बहुत शानदार। अच्छा। क्या होता है, कोई भी प्लेनेट जब उच्च का होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर गुरु, वो वहीं पे आके कंजक्ट होता है, यानी वहाँ से होकर गुजरता है। तो वो क्या होता है, एक तरह से हमारी कुंडली को अगले 13 साल के लिए खोल कर जाता है। ये गुरु की सबसे बड़ी विशेषता है। तो जिनकी कुंडली में उच्च का है वो कर्क राशि में टच करेगा तो उस कुंडली को क्या करेगा, खोल के चला जाएगा। तो अगले 13 साल के लिए बेहतर परिणाम देगा। पर जिनकी कुंडली में वो नीच का है, उनको कोई लाभ नहीं देगा। अच्छा, उनके लिए खराब नहीं, खराब नहीं रहेगा, पर उतना फलकारी नहीं होगा जितना फल उनको मिलना चाहिए। अब जिनकी बुद्धि मूल रूप से खराब हो, उदाहरण के तौर पर हम बात कर लें कि कोई शराबी है जो सुबह प्रातः काल 7:30 बजे 8 बजे शराब की दुकान पर शराब लेने पहुंच जाता है और वो शाम तक बढ़िया उसका मदिरा का सेवन करता है। अब उच्च का गुरु है तो वो इतना फलकारी होगा, जो वो सुबह जा रहा है सुबह की जगह शाम को जाएगा। वो थोड़ा इसकी बुद्धि चलेगी कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही थोड़ा ध्यान आएगा, लेकिन जैसे ही शाम होगी वैसे ही फिर वो अपने उसमें चला जाएगा। तो गुरु का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु
उच्च का है तो उतना ही फलित होगा जितना फल उसको मिलना चाहिए साधारण तौर पर। लेकिन उच्च के व्यक्ति के लिए वो बहुत फलित होगा, क्योंकि वो वहीं पर बैठा हुआ है, कुंडली को खोल के जा रहा है, कुंडली को आगे बढ़ा के जा रहा है, तो उस प्रकार से वो काफ़ी फलकारी होगा। अच्छा, वैसे हमने पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन देश की राजनीति पर उच्च के गुरु का गोचर और दुनिया की राजनीति पर ये कैसे रहने वाला है? देखिए, हम बात करते हैं देश की, तो पहले बात कर लेते हैं भारत की। 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि ठीक 12:30 बजे अच्छा। भारत एक देश के रूप में उदित हुआ। वैसे तो सनातन काल से भारत चला ही आ रहा था। हम बोलते थे, हमारे यहाँ जब भी संकल्प लेते हैं, जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भरत खंडे आर्यावर्तके देशे, माने ये पूरा ब्रह्म जो था ये पूरा आर्यावर्त माना जाता था, इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। लेकिन अब चूंकि अंग्रेज आए, देश का विभाजन हुआ, तो 15 अगस्त को वृषभ लग्न में कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में भारत एक देश के रूप में आया। अब आप देखिए, भारतवर्ष जो है, आप यदि कुंडली को देखें तो 11th हाउस वहाँ पर बैठी है मीन राशि, अष्टम भाव का कारक है वहाँ बैठी है धनु राशि। तो गुरु का ट्रांजिट कहाँ हो रहा है? 3rd हाउस पराक्रम भाव में। तो आप देखिए कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या भारतीय राजनीति में हम कहीं ना कहीं परेशान थे। आपने देखा होगा, खासतौर से हम परेशान किन किन देशों से, नेबर कंट्रीज़ में पकड़ लीजिए, बांग्लादेश से परेशान है, नेपाल से हम परेशान हैं, पाकिस्तान से परेशान हैं, चीन से परेशान हैं। ये 4 देश सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। और इनकी सपोर्टिंग कंट्रीज़ में आप आ जाइए तो तुर्की पे पहुंच जाइए, तुर्की हमको बहुत तंग करता है, अजरबैजान हमको बहुत तंग करता है, क्योंकि ये सब पाकिस्तान के फ्रेंड्स हैं, जिनको हम फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान या फ्रेंड्स ऑफ एनिमी कंट्रीज़ कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे 18 तारीख से जुपिटर ट्रांजिट में आया कर्क राशि में, आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पिछले कई दिनों से भारत के बारे में अनर्गल प्रचार करते थे, मैं 100% टैरिफ कर दूंगा, 200% कर दूंगा, भारत को गड्ढे में मिला दूंगा, रूस से वो तेल खरीदेगा तो परेशान करूंगा। आप देखिए उनके शब्द ही बदल गए। वो खुद भी वृश्चिक राशि के जातक हैं। अच्छा, वो भी वृश्चिक राशि के हैं। गवर्न, मैंने आपसे क्या कहा, पूरी दुनिया इस समय गवर्न हो रही है वृश्चिक राशि से। तो आप देखिए कि उनके शब्दों में फ़र्क आना शुरू हो गया। जिस चीन को वो सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, आप देखिए 2 दिन पहले उसके साथ एक अच्छी डील हुई, टैरिफ कम कर दिया, 100% की जगह केवल 15% हो गया। बदले में चाइना रेयर अर्थ मेटल उनको 1 साल के लिए देने तैयार हो गया, जबकि चाइना भी रशिया से तेल खरीदता है, भारत भी खरीदता है। तो अब जो एक डिफॉर्मेशन था एक प्रकार से, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि जब आप चाइना को रिबेट दे रहे हो तो भारत को भी देना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की राशि में गुरु के प्रवेश के चलते जो टैरिफ के कारण भारत अमेरिका से परेशान था, वो काफ़ी हद तक परेशानी हमारी दूर हो जाएगी। जो 50% और 100% हमारे ऊपर टैरिफ था, हमारे जो कपड़े थे जो सबसे ज़्यादा अमेरिका में बिकते हैं, तो वो टैरिफ वापस 15% हो जाएगा। मुझे लगता है आने वाले 40 दिनों के अंदर ही हो जाएगा, दिसंबर के 2nd वीक तक एनी हाउ इस पर फ़र्क पड़ेगा। भारतीय राजनीति में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, भारतीय जनता पार्टी है बहुत प्रभावशाली होगी और प्रभावशाली बन के उभरेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और प्रभावशाली होकर उतरेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि अमित शाह जी जो हैं वो वृषभ लगन के जातक हैं। मैं यहाँ कुंडली थोड़ा सा खोल के जाता हूँ आपको। मैं बस केवल आपको इतना ही भर बताना चाहूँगा कि वो वृषभ लगन के जातक। अच्छा। तो आप देखिए वृषभ लगन से गुरु कहाँ गया? उनके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में। ओह माय गॉड। तो उनका पराक्रम क्या हुआ? और मजबूत हो गया। आप देखिए जो लोग उनसे थोड़ा डिफर करते थे वो सारे उनके फेवर में हो गए। जो लोग उनके बारे में कहा करते थे कि बहुत डोमिनेटिंग है, तो उनका डोमिनेंस तो बना रहेगा लेकिन प्रभाव और बढ़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को वो उसी कुशलता से और कुशलता से चलाएंगे और देश में राजनीति में वो अपने प्रभाव को वापस वहीं पर छोड़ के जाएंगे जहां वो चाहते हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन हमेशा लोग पूछते हैं, तो कौन? अमित भाई। अच्छा, उनके चांसेस ज्यादा? बिल्कुल, आप ही के चैनल पे बोल रहा हूँ। अच्छा। और ये कब तक देखने को मिलेगा? ये 10 साल के बाद देखने को मिलेगा, जब तक नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा। मतलब अभी यहाँ किसी के लिए कोई चांस? कोई जगह नहीं है, कोई वैकेंसी, नो वैकेंसी फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ओह माय गॉड।
मतलब आप एक प्रेडिक्शन ये भी कर रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में यही पार्टी रूल करेगी। यही पार्टी रूल करेगी, इससे बेहतर सीटों के साथ रूल करेगी। 2029 में मैं आप ही के चैनल पे अभी से भविष्यवाणी कर देता हूँ, 300 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पावर में आएगी। अच्छा, लेकिन अब लोग कहेंगे फिक्स्ड है हमारा पॉडकास्ट, कैसे हम एक पार्टी के पक्ष में चला रहे हैं ना। मेरे बारे में ये फेमस है कि मैं कई साल पहले ही भविष्यवाणियां लिख देता हूँ, इसलिए लोग मुझे भारत का नोस्ट्राडामस कहते हैं। नोस्ट्राडामस का काम क्या था? एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर था जो कि कई साल पहले ही भविष्यवाणियां लिखा करता था, क्योंकि उसको सब चीजें दिखा करती थी। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर था, लेकिन वो हमारी विधा जैसा एस्ट्रोलॉजर नहीं था। उसको उसकी थर्ड आई जागृत थी, जिसको हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं। जैसे भगवान शिव को आप देखते होंगे, उनके यहाँ माथे पे थर्ड आई है। तो आप देखिए, थर्ड आई होने के चलते इस ब्रह्मांड में भूत, भविष्य और वर्तमान सब उनके हाथ में, इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। काल माने समय को वो ही चलाते हैं, समय से भी परे हैं वो। तो जिसकी थर्ड आई जागृत होती है तो वो सब भविष्य बता देता है। तो दोनों चीज़ें मिक्सड अप है, तो मैं पहले लिख देता हूँ चीज़ें, इसीलिए लोग मेरे को कहते हैं, मशहूर है मेरे बारे में। तो मैं आप कहें तो मैं 100 साल तक की भविष्यवाणी कर देता हूँ। भगवान कल्कि का अवतार कब होगा? लोग तो कह रहे हैं हो चुका है। कल्कि का अवतार यदि आप 2050 तक हैं तो कल्कि का अवतार आपको देखने को मिलेगा। अभी कहीं नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो माने गए हैं 2500 साल के, हम लोग 3 युग मानते हैं। एक बहुत सुंदर सी पुस्तक है जिसकी एडिटिंग हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने की है, और उस पुस्तक को लिखा था सूरज बाला ने, जो कि लोकसभा की जनरल सेक्रेटरी थी। नासा के प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर से वो पुस्तक बनाई गई थी, ज्योतिष और रामायण। तो उन्होंने प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर से ये बताया था कि किस तारीख, कितने पल, कितने मिनट पे कौन पैदा हुआ था। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत के बारे में, शत्रुघ्न के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अभी राम हुए, फिर भरत हुए, फिर शत्रुघ्न हुए, फिर लक्ष्मण हुए। ऐसा नहीं था, उनके पैदा होने में कई दिनों का फ़र्क था। वो एक साथ पैदा एक दिन में नहीं हुए थे। तुलसीकृत रामायण में उन्होंने भगवान का भाव करके लिखा है, लेकिन उस पुस्तक में नासा का जो प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर है, जो कि 10,000 साल पहले और 10,000 साल बाद क्या प्लेनेटरी पोजीशन, तो नासा की क्रेडिबिलिटी भी तो कई बार नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अब हमारे यहाँ भी वैसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए। कुछ नहीं है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ सारा चीज़ फिक्सेशन होता है। हमारे यहाँ जो रोज़ हम ज्योतिष करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपकी कुंडली बनाने की बात करता हूँ, तो आपसे 3 चीज़ें पूछूंगा, आपकी जन्म तारीख, जन्म का महीना, जन्म का वर्ष, जन्म का समय और जन्म का स्थान। जन्म की तारीख इसलिए पूछूंगा, उस दिन प्लेनेट की क्या पोजीशन है, कौन से वर्ष में क्या पोजीशन थी, उस समय आपका जो समय, जैसे हम इस समय बैठ के बात कर रहे हैं, इस समय कौन सा लग्न चल रहा है। लोकल मीन टाइम के हिसाब से हर जगह का लग्न वेरी करता है, और लोकल मीन टाइम माने कौन से जगह आपका जन्म हुआ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे मैं वापस लौट के आता हूँ, तो आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस समय ठीक चलेंगे, और आप देखिए कि अमेरिका में जो शटडाउन चल रहा है वो अभी शटडाउन चलेगा, क्योंकि अमेरिका की कुंडली खराब है। अमेरिका की कुंडली खराब है क्योंकि मेष राशि की कुंडली है। अच्छा। मैंने आपको अभी बताया कि मेष लग्न और मेष राशि में चौथे भाव में जुपिटर बैठा है। तो वहाँ अच्छा नहीं कर रहा, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो लगातार परेशान है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली मैच नहीं करती है, तो वो हमेशा, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो इकोनॉमिकली अमेरिका को वीक पोजीशन में छोड़ के जाएंगे। मैंने एक भविष्यवाणी अपने फेसबुक पेज पे कर रखी है, 2032 में डॉलर की कीमत 50 रुपये होगी। आज 85 रुपये है, गिर के वो 50 हो जाएगी। आप देखिए डी डॉलराइजेशन शुरू हो गया है, ब्रिक्स की करेंसी आने वाली है, और वो ब्रिक्स की करेंसी आप देखिए कि डॉलर को और नीचे गिरा देगी। अभी आप देखिए भारत ने 62 टन सोना अपना वापस बुला लिया है, और ख़रीदा है सोना उन्होंने। तो आप देखिए गोल्ड स्टोर हो रहा है तो गोल्ड की कीमत बढ़ रही है। वर्ल्ड में डी डॉलराइजेशन हो रहा है, क्रिप्टो करेंसीज पे काम चल रहा है, तो लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, गोल्ड क्यों आगे बढ़ रहा है उसको भी समझिए। वो भी गुरु से गवर्न है। तो आप देखिए वो भी चल रहा है। तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सब हमारे जुपिटर के आसपास घूम रही है। तो उच्च का गुरु है, पीली धातु है, उसमें हमेशा रेट बढ़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप देखिए कि इस समय
जेलेंस्की और पुतिन की कुंडली पे चले चलते हैं। वो मिथुन लगन का आदमी है, मकर राशि का आदमी है जेलेंस्की। तो इस समय मकर राशि थोड़ी पावर में। तो आप देखिए पिछले 4 दिनों से यूक्रेन जो है वो रूस पे भारी पड़ रहा है। आप देखिए हर तरह से मार रहा है। ये कितना पावरफुल कंट्री है रशिया, लेकिन वो पिट रहा है। वहीं आप रशिया पे आइए, सोवियत रूस, उसकी राशि कुंभ है, 6ठे भाव का गुरु है, परेशान है। इतना पावरफुल, माने उसका S-400 लेकर हमने पाकिस्तान को निपटा दिया, लेकिन वो अपने S-400 से यूक्रेन को नहीं निपटा पा रहा। तो आप सोचिए कितनी परेशानी। यही प्लेनेटरी पोजीशन है। पुतिन की कुंडली पे आई है, वृषभ लग्न और तुला राशि के जातक हैं। अच्छा। लगन से तो वो फेवरेबल है, लेकिन तुला राशि से 6ठे भाव को गुरु देख रहा है, तो परेशान है, सेहत खराब है। सेहत का मतलब देश की सेहत खराब है। इकोनॉमिकली वो और एडवर्स पोजीशन में जा रहे हैं। अच्छा। तो वो परेशानी उनके साथ चल रही है। तो ये वैश्विक राजनीति पे भी गुरु इस प्रकार से इम्पैक्ट कर रहा है। ओके। तो ये जो युद्ध की स्थिति है, ये युद्ध की भी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जो वर्ल्ड वॉर 3 की स्पेशली? नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 जैसा तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आप उस पर छोड़ दीजिए। ये तो सनसनी फैलाने के काम हैं। अच्छा। अभी वो स्थिति नहीं आई है कि वर्ल्ड वॉर हो। वर्ल्ड वॉर होगा ज़रूर, लेकिन मैं किसी और दिन आपके पॉडकास्ट में तारीख बताऊंगा कब होगा वो। ओके। अच्छा, ये जो गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है 2026 में भी और इस नवंबर दिसंबर में भी, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको लेकर क्या संकेत मिलता है, और ये जलवायु को लेकर क्या संकेत मिलता है? देखिए भारतवर्ष में बारिश बहुत हो रही है। देखिए बारिश बहुत हो रही है। जुपिटर का तो उसमें कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि जुपिटर बहुत फास्ट है इस समय, अतिचारी है, इसके कारण बारिश बहुत हो रही है। और बारिश के पीछे एक सूर्य का भी बहुत बड़ा कारण है। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं खासतौर से उन देशों में जो कि गुरु से परे हैं, उलट हैं, जैसे पड़ोस का देश पाकिस्तान देख लीजिए। पाकिस्तान लगभग बर्बाद हो गया क्लाइमेटीज के कारण, मिथुन राशि का देश है। तो आप देखिए जुपिटर के कारण पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। अर्थव्यवस्था तो ख़राब है ही, प्राकृतिक रूप से बहुत आपदाग्रस्त है। वहीं आप नेपाल को ले लीजिए, धनु राशि का देश है, बहुत परेशानी में है नेपाल। जैन जी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। प्राकृतिक रूप से भारत के लिए भी बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, क्योंकि जुपिटर का 3rd हाउस में ट्रांजिट है। और भारतवर्ष में जो धनु राशि है वो अष्टम भाव की राशि है। अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण भारत में प्राकृतिक आपदाएं, आपने देखा कि हिमालयन जो स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, पंजाब है, कश्मीर है, तो यहाँ पर आप देखिए लैंडस्लाइड्स बहुत हुई और यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी आई। तो उसमें जुपिटर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अष्टम भाव का कारक है। तो उसने हमेशा ऊपर का जो स्थान है, उत्तर पूर्व की जो दिशा है, उसको काफ़ी हद तक खराब किया है। तो जब तक ये ट्रांजिट चलेगा, आप मान के चलिए अगले साल इससे भी ज़्यादा होना है। नेचुरल जो कैलेमिटीज़ हैं, ख़ासतौर से बारिश उतनी नहीं होगी, बट पहाड़ और दरकेंगे। और आने वाले सालों में जिन्होंने अभी तक 4 धाम के दर्शन नहीं किए, हो सकता है ना कर पाएँ, क्योंकि जाएंगे कैसे, रास्ते ही बंद हो जाएंगे। तो हमारे दर्शक जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, भाई अगले साल बारिश में मत जाइएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ज़रूर एक बार दर्शन कराएं। क्या पता दोबारा उन 4 धामों के दर्शन भविष्य में हो पाएँ या ना हो पाएँ। अच्छा, इतनी स्थिति खराब हो सकती है? खराब होगी, ये स्थितियाँ आने वाली हैं, क्योंकि अब कलयुग अपने समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि 4 धाम के रास्ते बंद हो जाएंगे, और वो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में हो कि हम वहाँ तक ना जा पाए। ये तो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं। जी। तो ये सब 9 साल के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 9 साल के बाद? हाँ, ये सब देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे करके प्राकृतिक आपदाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि आप उन स्थलों तक ही नहीं जा पाएंगे। जैसे आप देखिए कि अभी बीच में वैष्णो देवी के रास्ते पे आग लग गई थी। वहाँ पर जो है वो नेचुरल क्लेमिटीज़ आई, तो लोग जा नहीं पाए, मर गए उस रास्ते पे। तो ये देश का जो और दुनिया का जो ग्रह गोचर है, ये इसका बहुत बड़ा असर होता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए इस मामले में। हम जैसे एस्ट्रोलॉजर आपको रास्ता बता सकते हैं कि भाई आप किसी जगह यात्रा कर रहे हैं तो पूछ के कर लीजिए। अच्छा। कि आपकी यात्रा सुखद और लाभकारी होगी कि नहीं होगी। ओके। आप चलते चलते ज़रा जिन लोगों की राशि और लगन से आपने बताया कि उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा गुरु का ये गोचर, उनको क्या उपाय करना चाहिए ताकि रिजल्ट थोड़े से बैलेंस्ड हो जाएं?
और जिनके लिए अच्छा है उनको क्या करना चाहिए उपाय? देखिए, मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप जिनकी कुंडली में गुरु कमज़ोर हैं, एक अच्छा गुरु बना लीजिए, उसका आशीर्वाद ले लीजिए। ये सबसे साधारण तरीका है। ओह! क्योंकि जो गुरु होता है उसके आशीर्वाद से आपका गुरु अपने आप ठीक हो जाता है। ओह! नहीं बना सकते तो दूसरा उपाय बता देता हूँ, एक पुखराज पहन लीजिए। 5 से 7 रत्ती का पुखराज राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में अष्ट धातु में धारण करिए। ये अच्छा बनाने का भी तरीका है, कमज़ोर से बेहतर बनाने का तरीका है। केसर सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है गुरु को ठीक करने में। अच्छा। तो केसर की 2 पत्तियाँ सुबह खाली पेट अपनी जिह्वा यानी ज़बान पे रख लीजिए, और रात को जब सोते समय भी आप 2 पत्ती रख लीजिए, लेकिन ओरिजिनल केसर हो। हाँ, ओरिजिनल कहाँ मिलता है? भुट्टे के सब बाल ना हो। सिंथेटिक मिलते हैं। सब भुट्टे के जो बाल होते हैं उसको कलर करके मार्केट में वो भी आता है मार्केट में? मार्केट में वही ओह! बेचा जाता है। तो जिसको उर्दू में ज़ाफ़रान कहते हैं, या हिंदी में उसको केसर कहा जाता है। केसर का तिलक, केसर को ज़बान पे रखने से गुरु ठीक हो जाता है। और आपको और ठीक करना है, नहीं कर सकते हैं आप, केसर नहीं मिलती है तो हल्दी से कर लीजिए। हल्दी का तिलक माथे पे और नाभि पे नियमित रूप से लगाइए, इससे भी गुरु ठीक होता है। क्योंकि ये दोनों हमारे जो आज्ञा चक्र है और हमारा जो नीचे का चक्र है, वो उससे गुरु एकदम ठीक हो जाता है। प्राचीन काल में आप देखती होंगी ना, माताएं जो है अपने बच्चों के कमर में कमरबंद बांधा करती थी 3 धागे का। हाँ। आजकल तो बांधना बंद हो गया। हाँ। वो इसलिए मानती थी कि मंगल और गुरु ठीक हो सके। अच्छा, उससे? केवल 3 धागे से। हाँ। हमारे यहाँ ब्राह्मण पहले सारे पुरुष जनेऊ पहना करते थे। तो जनेऊ इस कंधे पे होता था 6 धागों का, तो उससे हमारा सर्वाइकल ठीक होता था और हमारे शरीर के जितने भी चक्रास हैं उनकी शुद्धि होती थी। ओह! तो अब पहनना बंद हो गया है। हाँ। तो वो भी एक कारण है। तो इसको करिए, मुझे लगता है इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। चलिए अरविंद जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। तो इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।